वेलकम टू स्टडी 24 उदयपुर। इस वीडियो में हम छत्तीसगढ़ पब्लिक सर्विस कमीशन असिस्टेंट प्रोफेसर एग्ज़ाम 2016 इस पेपर को आज की इस वीडियो में हम देखेंगे। सबसे पहला प्रश्न देखिए आज का हमारा, आय प्रभाव के मामले में ऋणात्मक होता है। ठीक है, इनकम इफेक्ट जो है नेगेटिव कब होता है? गिफिन वस्तुओं के संदर्भ में, जो गिफिन गुड्स होती हैं, गिफिन वस्तुओं के संदर्भ में अगर हम देखें, आय बढ़ने के साथ साथ में इन वस्तुओं की जो मांग है, गिफिन वस्तुओं की मांग क्या हो जाती है? कम हो जाती हैं। इसलिए जो वक्र हैं, ठीक है, वो किस प्रकार का बनेगा? आपका ऋणात्मक बनेगा। ठीक है, गिफिन वस्तुओं के संदर्भ में आय प्रभाव जो होता है वो कैसा होता है? ऋणात्मक होता है। अगला देखिए सेकंड, यदि दो पण्य पूर्ण स्थानापन्न हैं, मतलब दो वस्तुएं एक तरह से क्या हैं? पूर्ण स्थानापन्न हैं, एक की जगह दूसरी वस्तु का प्रयोग किया जा सकता है, तो ऐसी स्थिति में जो इंडिफरेंस कर्व है, उदासीनता वक्र है, वो किस प्रकार का होगा? ठीक है, एक वस्तु हम इधर लेते हैं, दूसरी वस्तु y हम इधर लेते हैं। अब दो वस्तुएं क्या हैं? परफेक्ट सब्स्टिट्यूट है, मतलब एक की जगह हम दूसरे का प्रयोग कर सकते हैं। तो जो इंडिफरेंस कर्व हैं, उदासीनता वक्र हैं, वो एक सीधी रेखा के रूप में बनेगा। फर्स्ट ऑप्शन हमारा इसमें सही होगा। अगला देखिए, यदि मांग वक्र की आकृति आयताकार अति परवलय रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है, ठीक है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला इस तरीके से अगर आपका मांग वक्र है, तो मूल्य प्रत्यास्थपता, मतलब जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है, मांग की कीमत लॉस जो है वो किस प्रकार की होगी? तो हम जानते हैं कि आयताकार अति परवलय रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की स्थिति में जो इलास्टिसिटी है, मांग की लॉस है, वो कितनी होती है? 1 के बराबर होती है। हमारा फर्स्ट ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। अगला देखिए, उपभोक्ता अधिशेष कंज्यूमर सरप्लस जो हैं उसको हम कैसे माप सकते हैं? ठीक है, तो कंज्यूमर सरप्लस, उपभोक्ता की बचत जो होती है, किसी वस्तु का प्रयोग करने के लिए उपभोक्ता जो कीमत देने को तैयार होता है और वास्तव में जो कीमत चुकाता है, इन दोनों के अंतर को हम क्या कहते हैं? उपभोक्ता की बचत कहते हैं। और इस अवधारणा को जो प्रतिपादन है सर्वप्रथम किया गया था ड्यूपिट के द्वारा, और बाद में इसकी जो व्याख्या है वो किसके द्वारा की गई थी? प्रोफेसर मार्शल के द्वारा। अगला है, कोबवेप मॉडल का उपयोग, ठीक है, दीर्घकाल में मांग, आपूर्ति और कीमत का जो निर्धारण होता है उसके लिए किया जाता है। तो करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा हमारा, दीर्घकाल में मांग, आपूर्ति एवं मूल्य निर्धारण के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। अगला है, सम सीमांत उपयोगिता नियम के सिद्धांत के अंतर्गत साम्यावस्था, ठीक है, जो हमारा इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी थ्योरम है उसके अनुसार अगर हम देखें, उपभोक्ता का संतुलन की स्थिति में क्या होता है? विभिन्न वस्तुओं की जो सीमांत उपयोगिता है वो क्या होने चाहिए? बराबर। अगर दो वस्तुएं हैं तो दोनों वस्तुओं की जो सीमांत उपयोगिता है MUX और MUY क्या होने चाहिए? बराबर। और अगर हम कीमतों को भी शामिल कर दें तो जो सीमांत उपयोगिता है उसका वस्तु की कीमत के साथ में अनुपात MUX/PX, और y वस्तु की कीमत हो जाएगी PY, तो MUY/PY ये दोनों क्या होना चाहिए? बराबर। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हमारा वो होना चाहिए ऑप्शन हमारा फर्स्ट, MUX/PX बराबर होना चाहिए MUY/PY। ठीक है, दो वस्तु के संदर्भ में हम बात कर रहे हैं। अगला है, यदि दो कारक एक दूसरे के पूरक हो तो समोत्पाद वक्र की आकृति किस प्रकार की होगी? देखिए, जो हमने उदासीनता वक्र के बारे में देखा था, वही जो शर्तें होती हैं वो समोत्पत्ति वक्र में भी लागू होती हैं। जब हम उदासीनता वक्रों की बात करें, दो वस्तुएं अगर स्थानापन्न हैं तो उदासीनता वक्र हमारा बनेगा एक सीधी रेखा के रूप में। अगर दो वस्तुएं पूरक हैं तो जो उदासीनता वक्र है वो बनेगा L आकृति का समकोण हम कह सकते हैं। इसी तरीके से जो समोत्पाद वक्र होते हैं, आइसोक्वांट कर्व,
अगर दो साधन जो फैक्टर्स हैं, कारक हैं, अगर एक दूसरे के स्थानापन्न हैं तो जो आकृति है समुत्पाद वक्र की वो बनेगी हमारी इस तरीके से। अगर एक दूसरे के पूरक है तो वो बनेगी इस तरीके से। तो हम कह सकते हैं कि समकोण आकृति का बनेगा सेकंड ऑप्शन हमारा। अगला देखिए, यदि वस्तु x एवं y दोनों आय प्रभाव धनात्मक हो तो आय उपभोग वक्र की जो प्रवणता है, ठीक है, देखिए यहाँ पे आय प्रभाव धनात्मक है x और y वस्तुओं के लिए, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में हमारा जो इनकम कंजप्शन कर्व है, आय उपभोग वक्र है, वो कैसा बनेगा, ऐसे ऊपर की ओर बढ़ता हुआ हम कह सकते हैं अपवर्ड टू द राइट। फर्स्ट ऑप्शन इसमें हमारा करेक्ट होगा। नेक्स्ट देखिए, प्रकट वरीयता सिद्धांत या प्रकट अधिमान सिद्धांत जिसको हम कहते हैं, ठीक है, जिसको मांग वक्र की जो आधुनिक व्याख्या है प्रोफेसर सैमुअल्सन के द्वारा कही गई है। और इसमें उन्होंने बताया कि उपभोक्ता के सामने जो विभिन्न उनके पास चॉइस होती है, वो विभिन्न चॉइस नहीं होती, वो क्या करता है, किसी एक जो संयोग होता है उसी को वो प्रेफरेंस देता है। तो ये सैमुअल्सन का मानना था। तो जो रिवील्ड प्रेफरेंस थ्योरी है, प्रकट अधिमान सिद्धांत या प्रकट वरीयता सिद्धांत, ये किसके द्वारा दिया गया था, पॉल ए सैमुअल्सन के द्वारा, ठीक है। ये मांग के नियम की हम इसको आधुनिक व्याख्या कह सकते हैं। अगला है कोब डगलस उत्पादन फलन, ठीक है। कोब डगलस उत्पादन फलन आपका क्या होता है, ए एल अल्फा और के की पावर बीटा। और इसमें अगर हम देखें तो जो प्रतिस्थापन की लोच होती हैं, ठीक है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू कितना होता है, 1 होता है, जो पैमाने के रैखिक दर्शाता है, ठीक है, रैखिक पैमाने को दर्शाता है, स्थिर पैमाने के प्रतिफल को दर्शाता है। ऑप्शन हमारा इसमें हो जाएगा फर्स्ट। अगला है एजवर्थ उत्पादन बॉक्स में एकमात्र संभव साम्यावस्था स्थितियां वहां होती हैं जहां पे, ठीक है, उत्पादन के संदर्भ में अगर हम देखें तो ये जो हमारा समोत्पाद वक्र होते हैं विभिन्न, ठीक है, ये हमारे समोत्पाद वक्र हैं, और जहाँ पे ये दोनों एक दूसरे को स्पर्श करते हैं वहाँ पे साम्यावस्था को दर्शाते हैं। करेक्ट आंसर इसमें आपका हो जाएगा सेकंड ऑप्शन। जो आइसोक्वांट है वो क्या होना चाहिए, टेंजेंट। अगला देखिए, कटक रेखाएं जिसको हम रिज लाइन कहते हैं, रिजु रेखाएं जिसको हम कहते हैं, समुत्पाद के उन बिंदुओं का पथ है जहां एक कारक का सीमांत उत्पाद, ठीक है, जो सीमांत उत्पादन होता है वो कितना होता है, 0 के बराबर होता है, ठीक है। जहाँ पे एक दूसरे को काटते समुत्पाद वक्र, वहां पे जो सीमांत उत्पादन है वो क्या होगा, 0 के बराबर होगा। नेक्स्ट, अनुपाती अधिप्रतिफल, ठीक है, मतलब पैमाने के बढ़ते प्रतिफल जो होते हैं, इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल जो होते हैं, वो बाह्य बचतों के कारण उत्पन्न होते हैं, ठीक है। ए ऑप्शन हमारा इसमें सही हो जाएगा। जो एक्सटर्नल इकोनॉमीज होती हैं उसकी वजह से उत्पन्न होते हैं बढ़ते प्रतिफल। अगला है आदर्श उपभोक्ता के व्यवहार की व्याख्या करने के लिए क्षीण कमीशन, ठीक है, या जिसको हम वीक ऑर्डरिंग कह सकते हैं, दुर्बल क्रमकता जिसको हम कह सकते हैं, का जो सिद्धांत है वो किसके द्वारा दिया गया था, J.R. हिक्स के द्वारा, ठीक है। जो मांग का तार्किक सिद्धांत है, लॉजिकल थ्योरम जो हैं, वो किसके द्वारा दी गई थी, प्रोफेसर हिक्स के द्वारा। नेक्स्ट है दीर्घकाल में प्रतिष्ठानों एवं उद्योग को साम्यावस्था होने के लिए आवश्यक है कि दीर्घकाल में जो सामान्य मूल्य है वो किसके बराबर होना चाहिए, सीमांत और औसत लागत के बराबर होना चाहिए। करेक्ट आंसर इसमें आपका हो जाएगा फिफ्थ ऑप्शन हमारा। अगला देखिए पाटने डंपिंग, ठीक है, डंपिंग को हम राशिपातन भी कह सकते हैं, के तहत
एकाधिकारवादी द्वारा जिस विदेशी बाजार मांग वक्र का सामना किया जाता है, ठीक है। तो विदेशी मांग वक्र जो है डंपिंग की स्थिति में क्या माना जाता है, पूर्ण प्रतिस्पर्धा मानी जाती है, ठीक है। इस प्रकार की स्थिति होती है एक्स अक्ष के समानांतर, हॉरिजॉन्टल, जिसको हम कह सकते हैं क्षैतिज रेखा के रूप में होता है। अगला देखिए, किसने दो मांग वक्रों के माध्यम से दीर्घकालीन समूह साम्यावस्था, ग्रुप इक्विलिब्रियम की अगर हम बात करें तो इसका संबंध किसके साथ में होता है, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, एकाधिकारी प्रतिस्पर्धा। और एकाधिकारी प्रतिस्पर्धा की जो अवधारणा है वो चेम्बरलिन के द्वारा दी गई थी। अगला है क्षमता आधिक्य, एक्सेस कैपेसिटी जो है, ठीक है। एक्सेस कैपेसिटी की जो अवधारणा है वो किसके साथ में संबंधित है, एकाधिकारी प्रतिस्पर्धा के साथ में। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में ऐसा माना जाता है कि अतिरिक्त क्षमता पाई जाती है। अगला है अल्पाधिकारी बाजारों में प्रायः प्रेक्षित होने वाली मूल्य दृढ़ताओं, प्राइस रिजिडिटी के बारे में है कि व्याख्या करने के लिए गैर दुर्भिसंधिपूर्ण, नॉन कोलिजिव, ठीक है, जिसमें विभिन्न जो उत्पादक है उनके बीच में संधि नहीं होती हैं, में ग्रंथित मांग वक्र विश्लेषण किसने प्रस्तुत किया था, प्रोफेसर स्वीजी के साथ में संबंधित हैं, ठीक है। ऑप्शन हमारा सेकंड। अगला है किस बाजार की स्थिति में किसी उद्योग विशेष में प्रतिष्ठान अपने संयुक्त मुनाफों को अधिकतम करने और बाजार को साझा करने के प्रयोजन से एक साथ एक अकेली इकाई के रूप में जोड़ने का निर्णय लेते हैं, ठीक है। इस प्रकार की जो स्थिति वो कहाँ पे पाई जाती हैं, अल्पाधिकार बाजार में। अल्पाधिकार बाजार में किसी समरूप वस्तु के जो उत्पादक होते हैं, बड़े उत्पादक, वो कुछ संख्या में होते हैं और बाजार में जो कंपटीशन होता है, प्रतिस्पर्धा, उससे बचने के लिए आपस में क्या कर लेते हैं, एक संगठन बना लेते हैं, ठीक है। कोलिजिव ओलिगोपोली जिसको हम कहते हैं, तो ये कहाँ पे पाया जाता है, अल्पाधिकार बाजार में पाया जाता है। व्यापार गुटों, कार्टेल बना लेते हैं आपस में, ठीक है। लेकिन संधि कर लेंगे तो उसको हम क्या कहेंगे, कोलिजिव ओलिगोपोली। तो ये अल्पाधिकार में पाया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, किसने वितरण में सीमांत सिद्धांत की निहितार्थ के रूप में सबसे पहले जो प्रस्तुत किया गया था वो किसके द्वारा किया गया था, डेविड रिकार्डो के द्वारा। और वितरण का जो सीमांत उत्पादकता सिद्धांत है वो क्या बताता है कि उत्पादन के साधनों को जो भुगतान किया जाता है, साधनों को जो कीमत चुकाई जाती है वो उनकी सीमांत उत्पादकता के बराबर होने चाहिए या दीर्घकाल में सीमांत उत्पादकता के बराबर होने की प्रवृत्ति रखती हैं। अगला देखते हैं, अधिशेष या आभासी लगान जिसको कहा जाता है, तो आभासी लगान की जो अवधारणा है वो दी गई थी प्रोफेसर मार्शल के द्वारा। और प्रोफेसर मार्शल ने क्या बताया था कि जो अल्पकाल में मानव निर्मित साधन होते हैं उनकी पूर्ति भी क्या होती हैं, स्थिर। और ऐसी स्थिति में उन साधनों के मालिकों को भी अतिरिक्त आय प्राप्त होती है, जिसको उन्होंने क्या कहा था, आभासी लगान। फोर्थ ऑप्शन हमारा इसमें सही होगा। अगला है, नवशास्त्रीय अर्थविज्ञानियों के अनुसार ब्याज की दर का निर्धारण किसके द्वारा होता है, जो नियो क्लासिकल इकोनॉमिक्स हैं, ठीक है, जिसमें आगे आपका विक्सेल जैसे थे। इन्होंने क्या बताया था कि जो उधार दे को सिद्धांत हमने पढ़ा था, लोनेबल फंड थ्योरी, उधार दे या ऋण दे को सिद्धांत जो हम कहते हैं वो किसके द्वारा दिया गया था, नियो क्लासिकल इकोनॉमिक्स के द्वारा। और इन्होंने क्या बताया, जिस बिंदु पर उधार दे कोषों की मांग और उधार दे कोषों की पूर्ति बराबर होती है वहाँ पे ब्याज की दर का निर्धारण होता है। क्लासिकल इकोनॉमिक्स की अगर हम बात कर रहे हैं तो उन्होंने क्या बताया, जहाँ पे पूंजी की मांग और पूंजी की पूर्ति बराबर होती हैं या बचत और निवेश जहाँ पे बराबर होते हैं वहाँ पे ब्याज की दर का निर्धारण होता है। ऐसा क्लासिकल इकोनॉमिक्स ने बताया था, प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री ने। और नव प्रतिष्ठित ने क्या बताया था, ऋण योग्य निधियों की मांग और आपूर्ति जहाँ पे बराबर होती है वहाँ पे ब्याज की दर का निर्धारण होता है। अगला है, तरलता पाश, तरलता वरीयता वक्र का वह अंश है जहाँ, ठीक है, जब हम किन्स का तरलता पसंद की सिद्धांत हम देखते हैं तो ये हमारा मुद्रा की मांग का वक्र है। और
जो ये वाला भाग है, ठीक है, इसको क्या उदाहरण दी गई थी, तरलता पाश नाम दिया गया है। ठीक है, तरलता पाश का मतलब क्या हो गया, जब अर्थव्यवस्था में ब्याज की दर का एक न्यूनतम स्तर आ जाता है, बहुत कम हो जाती है ब्याज की दर, तो लोग मुद्रा को क्या करते हैं, अपने पास में नकद रूप में रखते हैं। तो करेक्ट आंसर इसमें आपका हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन। ब्याज की दर बहुत कम होने के कारण धन को लोग क्या करते हैं, अपने पास में नकद रूप में रखते हैं। ठीक है, या जिसको हम कह सकते हैं किसी काम का नहीं नकद रूप में रख रहे हैं, तो निष्क्रिय रूप में वो रखते हैं। नेक्स्ट देखिए, ब्याज के आधुनिक सिद्धांत में ब्याज की दर का निर्धारण, प्रतिष्ठित सिद्धांत में ब्याज की दर का निर्धारण क्या होता है, जहाँ पे बचत और निवेश बराबर होते हैं। नियो क्लासिकल में जहाँ पे ऋण योग्य कोषों की मांग और पूर्ति बराबर होती है, वहाँ पे ब्याज की दर का निर्धारण होता है। लेकिन आधुनिक जो सिद्धांत है उसमें क्या बताया गया है कि जो बचत एवं निवेश का संतुलन है, जहाँ पे आईएस वक्र वस्तु बाजार का और मुद्रा बाजार का जो संतुलन है उसको हम एलएम वक्र के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। तो आईएस और एलएम वक्र जहाँ पे बराबर होंगे वहाँ पे ब्याज की दर का निर्धारण होता है। अगला देखिए, किस अर्थशास्त्री ने मुनाफों को गतिशील अधिशेष, ठीक है, लाभ जो होता है वो प्रायोगिक होता है, ये अवधारणा किसके द्वारा दी गई थी, जे बी क्लार्क के द्वारा। ठीक है, इन्होंने क्या बताया कि लाभ जो मिलता है वो क्यों मिलता है, क्योंकि अर्थव्यवस्था में निरंतर परिवर्तन होते रहते हैं। अगला है एफ बी होले के अनुसार लाभ का कारण। ठीक है, होले का लाभ का जो सिद्धांत है वो क्या बताया तो उन्होंने कि एक उद्यमी क्या करता है, जो उद्योग प्रारंभ करता है उसमें वो जोखिम उठाता है, रिस्क लेता है, और जोखिम उठाने के बदले में उसको क्या मिलता है, लाभ मिलता है। करेक्ट आंसर सेकंड ऑप्शन। नेक्स्ट है शास्त्रीय अर्थशास्त्रियों के अनुसार, ठीक है, शास्त्रीय या जो प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री के अनुसार वेतन या मजदूरी जो होती है वो लोगों के जीवन निर्वाह स्तर के बराबर होने की प्रवृत्ति रखती है। ठीक है, इतनी मजदूरी दी जाती है कि लोग अपनी जो न्यूनतम आवश्यकताएं होती हैं अपना जीवन निर्वाह स्तर को वो पूरा कर सकें। नेक्स्ट है जब उत्पादन कारकों को उनके सीमांत उत्पादों के अनुसार भुगतान किया जाता है। ठीक है, वितरण का जो हम सीमांत उत्पादकता सिद्धांत पढ़ते हैं जिसके अनुसार उत्पादन के साधनों को जितना उनका योगदान उसके बदले में उतना ही भुगतान किया जाता है, तो अनुसार कुल उत्पादन सही निशेष हो जाता है। इसको हम क्या कहते हैं, यूलर प्रमेय कहते हैं। ठीक है, यूलर प्रमेय हम कहते हैं, ऑप्शन हमारा सेकंड। अगला है व्यक्तिगत आय में इनमें से किसे छोड़कर अन्य सभी शामिल होते हैं। ठीक है, व्यक्तिगत आय का मतलब जो आय लोगों को मिलती है किसी भी रूप में मिले, सभी स्रोतों से जो लोगों को आय मिलती है, चाहे वो व्यक्तिगत बचत करने से मिले, व्यक्तिगत आयकर भी उसमें सम्मिलित होता है, लाभांश को भी सम्मिलित किया जाता है, जो हस्तांतरण भुगतान होते हैं जैसे कि बेरोजगारी भत्ता हो गया इसको भी शामिल किया जाता है, अवितरित कॉर्पोरेट लाभ को सम्मिलित नहीं करते हैं। ठीक है, ये जो निगम कर होता है अवितरित निगम कर, इससे कंपनियां क्या करती है अपने पास में फंड के रूप में रखती हैं, लोगों में नहीं बांटती हैं, इसलिए इसको हम कहते हैं अवितरित निगम लाभ। तो ये लोगों की आय का हिस्सा नहीं होगा। अगला है सकल राष्ट्रीय उत्पाद जीएनपी और सकल घरेलू उत्पाद के बीच का जो अंतर होता है जीएनपी और जीडीपी। तो जीडीपी का मतलब घरेलू आय है और ये हमारी राष्ट्रीय में हम क्या करते हैं, विदेशों से जो आय प्राप्त होती हैं उसको भी सम्मिलित करते हैं। तो करेक्ट आंसर इसमें आपका हो जाएगा विदेशों से जो निवल विदेशी आय प्राप्त होती हैं, शुद्ध आय प्राप्त होती हैं, उसका अंतर होता है। अगला है सामान्य साम्यावस्था विश्लेषण में डॉन पेटिकन। ठीक है, डॉन पेटिनकन का जो सिद्धांत है वो क्या है, रियल बैलेंस इफेक्ट, वास्तविक संतुलन प्रभाव जिसको हम कहते हैं, ये दिया गया था डॉन पेटिनकन के द्वारा। अगला है रोजगार गुणक की जो अवधारणा है। ठीक है, रोजगार गुणक किसने दिया था, आर.एफ. काहन के द्वारा दिया गया है। ठीक है, यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट।
नेक्स्ट है मुद्रास्फीति की अवधि में आरबीआई के लिए उपयुक्त नीति होगी। ठीक है, मुद्रास्फीति की स्थिति में क्या होता है, अर्थव्यवस्था में मुद्रा की मात्रा ज़्यादा होती है और अर्थव्यवस्था में मुद्रा की मात्रा को कम करने के लिए क्या किया जाएगा, आरबीआई क्या करेगा, सरकारी प्रतिभूतियों को बाजार में बेचेगा। ठीक है, बाजार में अगर बेचेगा तो बाजार में जो खरीदेंगे उनके पास में जो अतिरिक्त पैसा है वो बैंकिंग प्रणाली में आ जाएगा। मुद्रा की लेन देन मांग। ठीक है, मुद्रा की जो लेन देन मांग होती है वो किसके साथ में संबंधित हैं, तो किन्स ने जो तरलता पसंद की सिद्धांत दिया था उसमें उन्होंने क्या बताया कि लोग क्या करते हैं, मुद्रा को अपने पास, मुद्रा की मांग 3 कारणों से करते हैं, लेन देन उद्देश्य के लिए, सतर्कता उद्देश्य के लिए और सट्टा उद्देश्य के लिए। तो लेन देन उद्देश्य के लिए जो आय होती हैं, ठीक है, वो ब्याज की दर के साथ में विपरीत रूप से संबंधित होती हैं। ठीक है, ऑप्शन हमारा हो जाएगा तीसरा। ठीक है, आय बढ़ने के साथ में लेन देन के लिए वो क्या करेंगे, अपने पास में ज़्यादा रखेंगे, लेकिन ब्याज की दर अगर ज़्यादा होगी तो वो अपने पास में कम रखेंगे। अगला है सरकारी व्यय में अगर वृद्धि होती है तो आईएस और एलएम वक्रों की अगर हम बात करें, ये हमारा आईएस वक्र है, ये हमारा एलएम वक्र है। तो एलएम वक्र जो होता है वो मुद्रा की मांग और मुद्रा की पूर्ति में परिवर्तन से प्रभावित होता है। सरकारी व्यय में अगर परिवर्तन होगा तो जो आईएस वक्र है, ठीक है, सरकारी व्यय अगर बढ़ेगा तो जो आईएस वक्र होगा वो हमारा क्या होगा, दाईं ओर शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, दाईं ओर का मतलब ऊपर की ओर शिफ्ट हो जाएगा, लेकिन एलएम वक्र के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो ऑप्शन हमारा इसमें हो जाएगा तीसरा ऑप्शन। ठीक है, एलएम वक्र वही रहेगा, आईएस वक्र क्या होगा, दाईं ओर खिसक जाएगा। अगला है अर्थव्यवस्था में मुद्रा का वास्तविक स्टॉक। ठीक है, अर्थव्यवस्था में मुद्रा का वास्तविक स्टॉक कब बढ़ेगा, जब कीमत स्तर जो है वो क्या होगा, घटेगा, कीमतों में कमी होने से। अगला है गुणक की कीनेसियन अवधारणा के प्रभाव को व्यक्त करती हैं। किन्स का जो गुणक है वो क्या दर्शाता है, निवेश में परिवर्तन होने से आय में जो परिवर्तन होता है उसके अनुपात को प्रदर्शित करता है गुणक, और गुणक का मूल्य किसके ऊपर निर्भर करता है, सीमांत उपभोग प्रवृत्ति के ऊपर। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा आय पर निवेश। ठीक है, निवेश में परिवर्तन से आय पर उसका क्या प्रभाव पड़ेगा। अगला है व्यापार चक्र के हिक्स सिद्धांत में उतार या मंदी तब आरंभ होती है। ठीक है, मंदी की स्थिति कब प्रारंभ होगी, तो व्यापार चक्र की जो अवधारणा है उसमें हिक्स ने स्वायत्त निवेश के ऊपर जोर दिया था, और स्वायत्त निवेश का जो प्रभाव है अगर समय के साथ में वो कम हो जाता है, ख़त्म हो जाता है, तो क्या होगा, मंदी की क्रिया जो है वो प्रारंभ हो जाएगी। फिफ्थ ऑप्शन हमारा। ठीक है, स्वायत्त निवेश की उन्होंने बात की थी, प्रेरित निवेश की बात की थी। ठीक है, प्रेरित निवेश, इंड्यूस इन्वेस्टमेंट जो है उसका प्रभाव अगर कम हो जाएगा तो मंदी की स्थिति आ जाएगी। अगला है यदि आरबीआई विदेशी विनिमय के अंतर प्रभाव को निष्प्रभावी करना चाहता है तो उसको क्या करना पड़ेगा। ठीक है, विदेशी मुद्रा हमारे देश में अगर ज़्यादा आ रही, उसका प्रभाव ज़्यादा हो रहा है, तो उसको क्या करना चाहिए, सरकारी प्रतिभूतियों को खुले बाजार में बेचना चाहिए। ठीक है, जिससे अतिरिक्त मुद्रा होगी वो बैंकिंग सिस्टम में आ जाएगी। अगला है इनमें से कौन अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के एडम स्मिथ सिद्धांत की एक पूर्व धारणा है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का एडम स्मिथ का जो सिद्धांत है वो श्रम का मूल्य सिद्धांत पे आधारित है। ठीक है, ऑप्शन हमारा फोर्थ। व्युत्क्रमी मांग की अवधारणा। ठीक है, रेसिप्रोकल डिमांड की जो अवधारणा है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के संदर्भ में वो किसके द्वारा दी गई थी, जे.एस. मिल के द्वारा, और इसके लिए उन्होंने जो प्रस्ताव वक्र होते हैं ऑफर वक्रों का प्रयोग किया था। नेक्स्ट देखिए, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के अंतः उद्योग इंट्रा इंडस्ट्री मॉडल। ठीक है, मतलब कि एक देश में जिन वस्तुओं का आयात कर रहा है एक उद्योग, ठीक है, वो उद्योग उन्हीं वस्तुओं का दूसरे देशों को निर्यात करता है। इंट्रा इंडस्ट्री तो जो नव
हेक्सर ओहलिन सिद्धांत की हम व्याख्या कह सकते हैं ये हमारा, ठीक है, पांचवा। अगला है मुद्रा विनिमय के टकसाल समता सिद्धांत का आशय क्या है? किस प्रकार की विनिमय दर, ठीक है, इसमें स्थिर विनिमय दरों की बात की गई है। ऑप्शन हमारा फर्स्ट। अगला है विदेशी प्रताप वक्र की प्रत्यास्थता किस प्रकार की होगी? परफेक्टली इलास्टिक, पूर्णतया अगर लोचदार हैं तो ऐसी स्थिति को छोड़कर अन्य सभी स्थितियों में प्रशुल्क अधिरोपित करने वाले देश की व्यापार स्थिति को सदैव बेहतर करेगा, ठीक है। पूर्ण अगर लोचदार हैं तो इस स्थिति में उसको लाभ नहीं होगा, जो देश प्रशुल्क लगा रहा है उसको लाभ नहीं होगा। इनमें से कौन भुगतान संतुलन में पूंजी लेखा मद हैं? कैपिटल अकाउंट की मद इनमें से कौन सी हैं? ठीक है, अगर विदेशी प्रतिभूतियों को बेचा जाएगा तो ये किसके अंतर्गत सम्मिलित किया जाएगा? पूंजी लेखा के अंतर्गत। अगला है प्रस्ताव वक्र तकनीक में प्रयुक्त व्यापार स्थिति की जो अवधारणा होती हैं वो किसके साथ में संबंधित हैं? सकल वस्तु विनिमय व्यापार की स्थिति को दर्शाती हैं। अगला है द्वैतवादी अर्थव्यवस्था का अर्थ है पारंपरिक क्षेत्र जो होता है कृषि क्षेत्र के साथ में जो आधुनिक औद्योगिक क्षेत्र होता है, दोनों को सम्मिलित करता है, उसको हम कहते हैं ड्यूल इकोनॉमी। द्वैतवादी अर्थव्यवस्था, पारंपरिक क्षेत्र के साथ में आधुनिक औद्योगिक क्षेत्र का सह अस्तित्व। आर्थिक वृद्धि का अर्थ है अधिक उत्पादन और आर्थिक विकास का अर्थ है अधिक उत्पादन तथा उन तकनीक और संस्थागत व्यवस्थाओं में परिवर्तन जिनके द्वारा यह उत्पादन होता है। तो ये जो आर्थिक वृद्धि और आर्थिक विकास का अंतर स्पष्ट किया गया है वो किया गया था किंडलबर्गर के द्वारा, ठीक है। आर्थिक वृद्धि का मतलब जैसे हम देखें हमारे राष्ट्रीय आय अगर बढ़ गई इसको हम क्या कहेंगे? आर्थिक वृद्धि। लेकिन राष्ट्रीय आय बढ़ने के साथ साथ में हमारे देश में जो तकनीकी और संस्थागत परिवर्तन होते हैं उसको भी हम सम्मिलित करेंगे, ये क्या कहलाएगा? आर्थिक विकास। प्रच्छन्न बेरोजगारी या जिसको हम छिपी हुई बेरोजगारी कहते हैं किसमें पाई जाती हैं? कृषि क्षेत्र में, ठीक है। और ये एक तरह से क्या होगी? आवश्यकता से अधिक श्रमिक जो हैं वो अगर कार्य कर रहा होता है, ठीक है, जो नियुक्त श्रम है वो आवश्यक जो श्रम है उनसे अधिक होता है। 5 जनों की ज़रूरत है लेकिन वहाँ पे 10 जने काम कर रहे हैं, तो ये एक तरह से छिपी हुई बेरोजगारी है। अगला है भौतिक जीवन गुणवत्ता सूचकांक PQLI की जो अवधारणा है वो किसके द्वारा दी गई थी? मॉरिस के द्वारा, ठीक है। ऑप्शन हमारा फोर्थ। और जो HDI है मानव विकास सूचकांक, ये अवधारणा दी गई थी पाकिस्तानी अर्थशास्त्री महबूब उल हक के द्वारा। किसने आर्थिक विकास की प्रक्रिया में श्रम विभाजन, ठीक है, श्रम विभाजन की अगर हम बात करें तो जो क्लासिकल इकोनॉमिक्स हैं एडम स्मिथ का नाम सबसे पहले आ जाएगा। ऑप्शन हमारा सेकंड। अगला है कार्ल मार्क्स के अधिशेष मूल्य सिद्धांत में पूंजी के जैविक या अंगिक संगठन का अर्थ एक तरह से क्या होता है? ठीक है, उसमें उन्होंने लिया था स्थिर पूंजी अपॉन परिवर्तनशील पूंजी, ठीक है। स्थिर पूंजी को हम ले सकते हैं C और परिवर्तनशील को ले सकते हैं C, ठीक है, V, ठीक है। तो C/V होना चाहिए। यहाँ पे देखिए आपको V/C दे रखा है, ठीक है, तो उसको आप एक बार चेक कर लेना, मेरे हिसाब से होना चाहिए C/V होना चाहिए। आर्थिक समानता के अनुकूल स्थितियां निर्मित करने और सांप्रदायिक समरूपता प्राप्त करने के लिए MK गांधी, जो महात्मा गांधी थे, उनके द्वारा किस कार्यक्रम का सुझाव दिया गया था? सर्वोदय कार्यक्रम के नाम से इसको हम जानते हैं। महात्मा गांधी ने किसके द्वारा लिखित पुस्तक अनटू दिस लास्ट का अनुवाद गुजराती में किया था? जॉन रस्किन।
किसने अपने आर्थिक विश्लेषण में इतिहास में भौतिकवादी व्याख्या का विश्लेषण किया था? ठीक है, भौतिकतावादी व्याख्या की जो बात की थी वो कार्ल मार्क्स के द्वारा की गई थी। किस अर्थशास्त्र ने राजकोषीय नीति पर बल दिया? ठीक है, राजकोषीय नीति की अगर हम बात करें तो सबसे ज़्यादा जो बल दिया गया था कीन्स ने। ठीक है, विश्व में जब 1929-30 में मंदी की जो स्थिति आई थी, उस मंदी की स्थिति को दूर करने के लिए सरकारी हस्तक्षेप को बढ़ाने पर बल दिया था, सरकारी व्यय को बढ़ाने पे बल दिया था। 1936 में उनकी जो बुक आई थी द जनरल थ्योरी, उसमें। तो कीन्स आंसर हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा, जो फिस्कल पॉलिसी का समर्थक है। जब समूह के अंदर समानता और समूह के बीच विषमता होती हैं तो किस प्रतिचयन विधि का उपयोग करना? ठीक है, अब देखिए, जब समूह के अंदर समानता है और समूह के बीच विषमता है तो उनको अलग अलग ग्रुप में बांटा जाता है, जिसको हम क्या कहते हैं? स्ट्रेटा कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सी विधि का प्रयोग किया जाएगा? स्थितित यादृच्छिक चयन प्रतिचयन का। कौन सा औसत आलेखों से भी प्राप्त किया जा सकता है? ठीक है, ग्राफिकल मेथड से हम किसको निकाल सकते हैं? हम निकाल सकते हैं मध्यिका को। ठीक है, जिसमें लेस देन और मोर देन कर्व बनाते हैं, दोनों जहाँ पे एक दूसरे को काटते हैं, से कम से अधिक जो संचयी आवर्ती वक्र हैं वो बना के हम उन दोनों के जो इंटरसेक्ट पॉइंट होता है, प्रतिच्छेद बिंदु होता है, वहाँ पे आपका क्या होगा? मीडियन होगा, मध्यिका होगा। नेक्स्ट है, ज्ञात हैं दो समूह जिनका आकार 100 एवं 50 है, समांतर माध्य 50 एवं 60 है, तो संयुक्त समांतर माध्य क्या होगा? तो देखिए यहाँ पे आपका n1 कितना दे रखा है? 100, और n2 कितना दे रखा है? 150। समांतर माध्य हमारा पहले ग्रुप का कितना है? 50, और दूसरे का कितना है? 60। तो सामूहिक समांतर माध्य हम कैसे निकालेंगे? तो देखिए, पहले ग्रुप का जो n है वो कितना है? 100, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। समांतर माध्य कितना है पहले ग्रुप का? 50। फिर दूसरे ग्रुप का जो n है वो कितना है? 150, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे उसके समांतर माध्य से 60 से। ठीक है, और दोनों को जोड़ के उसमें टोटल नंबर n1 प्लस n1 कितना है? 100, और n2 कितना है? 150। ठीक है, इसको आपको सोल्व करना है। तो 100 को अगर 50 से मल्टीप्लाई करोगे ये आपका आ जाएगा 5000। ठीक है, प्लस ये हो जाएगा 9000, 14000, फिर 14000 में आपको 250 का डिवाइड करना है। ठीक है, फिर भी आप करके देख लेना, मल्टीप्लाई करने पर कितना आता है, फिर दोनों को ऐड करके उसमें 100 प्लस 150 250 का हम डिवाइड कर देंगे। तो देखिए, इसमें आपका आंसर दे रखा है 56। ठीक है, इसको आप मिला लीजिएगा। अगला है, गुणोत्तर माध्य के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य नहीं है? ठीक है, ज्योमेट्रिक मीन की बात की गई है। तो ज्योमेट्रिक मीन जो होता है वो हमेशा क्या होगा? समांतर माध्य से कम होगा। ठीक है, तो ये कथन हमारा सत्य नहीं है। इनमें से कौन सा परिक्षेपण का एक अपेक्षित माप है? ठीक है, रिलेटिव की अगर हम बात करें, रिलेटिव मेजर इनमें से कौन सा है? निरपेक्ष माप जिसको कहा जाता है। तो करेक्ट आंसर आपका इसमें हो जाएगा विचरण गुणांक। अच्छा देखिए, रिलेटिव। ठीक है, रिलेटिव को हिंदी में हम क्या कहेंगे? सापेक्ष कहेंगे। ठीक है, निरपेक्ष नहीं कहेंगे। अपेक्षित या सापेक्ष माप। ठीक है, जो तुलना करने के लिए प्रयोग किया जाएगा वो कौन सा होगा? विचरण गुणांक। बाकी ये सारे जो माप हैं वो कौन से हैं? निरपेक्ष। ठीक है, एब्सोल्यूट जिसको हम कहते हैं निरपेक्ष माप हैं। अगला है, द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द वैल्यू 1, 2, 3, 4 एंड 5। ठीक है, इनका अगर हम प्रमाण विचलन निकालेंगे तो कितना आएगा? ये 1.414। नेक्स्ट है,
लोरेंज वक्र के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य नहीं है? ठीक है, लोरेंज वक्र की जो अवधारणा है वो मैक्स ओ लोरेंज के द्वारा दी गई थी। ठीक है, 2005 में, और सॉरी 1905 में, 1905 में। ठीक है, कहीं कहीं पे 6 भी लिखा हुआ है। तो इसके बारे में जो अर्थव्यवस्था में आय की असमानता होती है, ठीक है, असमानता को मापने के लिए लोरेंज वक्र का प्रयोग किया जाता है। तो इनके बारे में, तो ये ग्राफिकल मेथड है। ठीक है, तो इनमें से कौन सा कथन सत्य नहीं है? क्योंकि यह एक आलेखी विधि है, असमानता के मान का संख्यात्मक मात्रीकरण नहीं किया जा सकता है। ठीक है, थोड़ा बहुत तो इसके द्वारा किया जा सकता है। तो ये कथन सत्य नहीं है। यह वर्ग जैसे आरेख के साथ असमानता का अध्ययन करने की आलेखी विधि बिल्कुल सही है। आविष्कार मैक्स ओ लोरेंज के द्वारा 1905 में किया गया था। जब पूर्ण समानता होती है तो लोरेंज वक्र विकर्ण पर आपाती होता है। ठीक है, इस तरीके से हम जब बनाते हैं इसको, तो ये हमारी पूर्ण समानता रेखा है और लोरेंज वक्र भी इसी के ऊपर जब आ जाता है, इसका मतलब ये क्या हो गया, पूर्ण समानता। और जब लोरेंज वक्र ऐसे बन जाएगा इन्हीं के ऊपर, इसका मतलब क्या हो गया, पूर्ण रूप से असमानता है। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा 5th इसमें से होना चाहिए। अगला है वैषम्य। ठीक है, या विषमता, स्क्यूनेस जिसको हम कहते हैं। विषमता के बारे में गलत कथन को इनमें से हमको पहचानना है। ठीक है, तो विषमता जो थी किसी वितरण वक्र की सममिति का माप है। ठीक है, कि जो वितरण है वो किस प्रकार का है, पूर्ण रूप से सममित होता है तो इस प्रकार का वक्र बनेगा हमारा। असममित की स्थिति में इस प्रकार का भी बन सकता है। ठीक है, तो ये तो कई सही लग रहा है। कार्ल पियर्सन ने आघूर्ण के आधार पर विषमता की एक संख्यात्मक माप विकसित की है। ठीक है, ये नहीं होना चाहिए। फिर विषमता धनात्मक या ऋणात्मक अथवा शून्य हो सकती है, बिल्कुल सही है। यदि वक्र सममित है विषमता शून्य होगी। ठीक है, सममित वक्र कैसा होता है, ऐसा घंटीनुमा। और यहाँ पे विषमता क्या होती है, शून्य होती है, बिल्कुल सही है। शून्य विषमता वाले सममित वक्र को सामान्य वक्र, इसको हम सामान्य वक्र भी कहते हैं, यह कथन भी हमारा सही है। सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, सममित वितरण, जैसा भी हमने वक्र बनाया था तो इस प्रकार का हमारा वक्र बनता है, उसको हम क्या कहते हैं, सममित वितरण कहते हैं, सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। और इस स्थिति में क्या होता है, समांतर माध्य, मध्यिका और बहुलक, मीन, मीडियन, मोड, तीनों क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, बराबर होते हैं। अगला है मध्य ककुटी वितरण में ककुदता का मान, जो कर्टोसिस होता है उसकी वैल्यू जो होती है वो किसके इक्वल होती हैं, 3 के इक्वल होती हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको मेसोकर्टिक लिखा हुआ है। ठीक है, मध्य ककुटी में क्या होगा, बीटा की जो वैल्यू होगी वो किसके बराबर होती हैं, 3 के बराबर होती हैं। अगला है दो श्रमाशयन समीकरण या रिग्रेशन इक्वेशन, प्रतिगमन समीकरण एक दूसरे के समकोण पर काटते हैं। अगर हम ग्राफिकल बनाएं, इस तरीके से काटते हैं, तो x और y के बीच में जो सहसंबंध गुणांक होगा वो कितना होगा, 0 होगा। ठीक है, दो प्रतिगमन रेखाएं एक दूसरे को अगर समकोण पे काटेगी तो जो सहसंबंध है, कोरिलेशन, वो क्या होगा, =0 होगा। अगला है सहसंबंध गुणांक का जो मान होता है वो किसके ऊपर निर्भर नहीं करता है, पैमाना और मूल बिंदु में अगर परिवर्तन होता है तो उससे प्रभावित नहीं होता है।
अगला है, यदि दो समासन समीकरण y इक्वल टू 151 माइनस 0.45x और x इक्वल टू है -20 प्लस 0.8y हो तो सहसंबंध गुणांक, तो देखिए सहसंबंध गुणांक आप इस फॉर्मूले से निकाल के देख लीजिएगा, r इक्वल टू बी एक्स वाई इंटू बी वाई एक्स ये होता है। तो यहाँ पे देखिए बी एक्स वाई कितना है 0.8 और बी वाई एक्स कितना होगा 0.45। इन दोनों को मल्टीप्लाई करके उसका हम अंडर रूट निकाल देंगे। तो देखिए दोनों की वैल्यू यहाँ पे देखिए ये भी माइनस में है और ये भी माइनस में, इसका मतलब क्या हो गया माइनस में आना चाहिए। और माइनस में जो है वो कितना आएगा, तो 0.8 और 0.4 के बीच में आना चाहिए। तो मेरे हिसाब से इसमें जो करेक्ट आंसर है वो आपका होना चाहिए फोर्थ ऑप्शन होना चाहिए। ठीक है, इसको देख लेते हैं एक बार। पर देखिए यहाँ पर अगर हम देखें तो बी वाई एक्स आपका माइनस में दे रखा है -0.45 और ये दे रखा है प्लस में 0.8। तो ऐसा तो नहीं हो सकता है, क्योंकि देखिए बी एक्स वाई अगर माइनस का 0.45 है तो जो बी वाई एक्स हैं वो भी क्या होगा माइनस में होगा। मतलब बी एक्स वाई और बी वाई एक्स दोनों या तो नेगेटिव होंगे या दोनों पॉजिटिव होंगे। ठीक है, तो इसमें मुझे कुछ मिस्टेक लग रहा है। अगला है, ज्ञात हैं कोवेरियंस सहविचरण हमको दे रखा है -18 और वेरिएंस ऑफ एक्स दे रखा है 25, वेरिएंस ऑफ वाई हमको दे रखा है 16। तो सहसंबंध गुणांक, तो देखिए आप इसको ऐसे कर लेना, आर इक्वल टू क्या होता है कोवेरियंस, मतलब ये आपका आ जाएगा -18 ऊपर आ जाएगा, अपॉन में आपका आ जाएगा 25 इंटू 16। ठीक है, तो इसको आप सोल्व करके देख लेना, जो भी आएगा वो हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसमें आपका फॉर्मूला क्या होता है कोवेरियंस सहविचरण अपॉन एक्स का प्रमाविचलन इंटू वाई का प्रमाविचलन। ठीक है, ये सॉरी एक में यहाँ देखिए वेरिएंस दे रखा है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे प्रमाविचलन है, वेरिएंस मतलब जो स्टैंडर्ड डिवीजन का स्क्वायर है वो दे रखा है आपको यहाँ पे। तो इसी सिस्टम देखो फॉर्मूला आपको क्या करना पड़ेगा, ये आपका हो जाएगा -18 डिवाइडेड बाय, अब देखिए वेरिएंस ऑफ एक्स का मतलब क्या हो गया, एक्स का प्रसरण दे रखा है, जबकि हमको फॉर्मूला में क्या चाहिए प्रमाविचलन। तो यहाँ पे 25 का हम अंडर निकालेंगे, कितना आएगा 5 आएगा, मल्टीप्लाई कर देंगे इसको हम, वेरिएंस ऑफ वाई दे रखा है 16, इसका भी अगर हम अंडर निकालेंगे कितना आएगा, इसका अंडर आपका आएगा 4। तो वाई का प्रमाविचलन कितना आ गया 4। अब इसको आप सोल्व करके देख लेना। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा 20, मतलब माइनस के 18 में अगर हम 20 का डिवाइड करेंगे तो माइनस के 0.9 आएगा। करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा सेकंड। अगला देखिए, ज्ञात है कि किसी पर्णिका का मांग वक्र हमको दे रखा है Q बराबर 49.35 माइनस 0.235p और पर्णिका का मूल्य हमको दे रखा है 10। तो पर्णिका की आकलित मांग मात्रा, ठीक है, तो मांग मात्रा के लिए आप क्या करोगे, P की जगह आप वैल्यू जो दे रखी 10 उसको लिख के इस समीकरण को सोल्व कर लेना। तो 49.35 में से 2.35 को हम माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा 47। ठीक है, ये आपका देखो दे रखा है, तो यहाँ पे इस P की जगह आप कितना लिख दोगे 10 और 10 से अगर मल्टीप्लाई करोगे कितना हो जाएगा ये 2.35। फिर 49.35 में से 2.35 को माइनस कर देना, कितना आ जाएगा 47। अगला है, स्वतंत्र होते समय भारत में किस प्रकार की अर्थव्यवस्था चुनी थी। जब भारत स्वतंत्र हुआ था तो मिश्रित अर्थव्यवस्था, मिक्स्ड इकोनॉमी। ठीक है, अगला है, भारत में योजना युग के आरंभिक वर्षों के दौरान कमांडिंग हाइट्स प्राधिकरण पद किसे दिए गए थे। सार्वजनिक क्षेत्र को सबसे ज़्यादा महत्व दिया गया था स्वतंत्रता के समय। मिश्रित अर्थव्यवस्था का जो आशय है वो क्या होता है, जब निजी क्षेत्र और सार्वजनिक क्षेत्र दोनों साथ साथ कार्य करते हैं। ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, मिश्रित अर्थव्यवस्था। तो आज की क्लास में इतना ही। अब 75 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस और बचे हुए हैं जिसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।